सोचिए, किसी भी प्रोफेशनल माहौल में आग की एक छोटी सी चिंगारी से लेकर एक बहुत बड़ी तबाही तक का फासला बहुत ही कम हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास सही जानकारी और तैयारी हो तो हम उस चिंगारी को कभी भी शोला बनने ही नहीं देंगे। तो आज हम इसी एक्सपर्टाइज की बुनियाद को समझने वाले हैं और इस पूरी जानकारी को हमारे सामने पेश कर रहे हैं पवन सिंह। तो चलिए उनके साथ मिलकर फायर सेफ्टी की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान बनाते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि कोई सुरक्षा का आर्किटेक्ट, मतलब एक आर्किटेक्ट ऑफ सेफ्टी, आखिर बनता कैसे है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ईंट और सीमेंट में नहीं है, बल्कि ये छिपा है सही ज्ञान और प्लानिंग में। और ये जो एनीबॉस सर्टिफिकेशन है ना, ये उसी का ब्लूप्रिंट है। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने का पहला नियम है उसे अच्छी तरह से समझ लेना। इसलिए हमारा पहला पड़ाव है आग के पीछे की साइंस को समझना, कि आखिर ये शुरू कैसे होती है, फैलती कैसे है और सबसे जरूरी, इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की जो बुनियाद है ना, वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी हैं। पहला है नैतिक, मतलब लोगों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। दूसरा है कानूनी, यानी हमें नियमों का पालन तो करना ही होगा। और तीसरा जाहिर है आर्थिक, यानी अपने बिजनेस को बड़े नुकसान से बचाना। अच्छा, ये तो हम सबने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, मशहूर फायर ट्रायंगल, यानी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इनमें से आप किसी भी एक चीज को हटा दीजिए, बस आग बुझ जाएगी। सिंपल। पर आग फैलती कैसे है? इसके लिए दाएं तरफ देखिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये वो 3 तरीके हैं जिनसे गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर आग को फैलाती है। और हां, ये भी जान लीजिए कि हर आग एक जैसी नहीं होती। उन्हें जलाने वाली फ्यूल के हिसाब से अलग-अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे क्लास ए हो गई लकड़ी कागज की आग, क्लास बी हो गई पेट्रोल जैसे लिक्विड्स की आग, वगैरह वगैरह। और एक बहुत जरूरी बात, जो बिजली से आग लगती है ना, वो कोई क्लास नहीं है, वो तो बस आग लगने का एक कारण है, अ सोर्स ऑफ इग्निशन। अब जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, फ्लैश ओवर। ये वो खतरनाक पल होता है जब एक बंद कमरे में मौजूद हर जलने वाली चीज बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अचानक एक साथ जल उठती है। ये हमें बताता है कि बंद जगहों पर आग कितनी तेजी से बेकाबू हो सकती है। तो ठीक है, अब हम अपने दुश्मन यानी आग के नेचर को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो अब सवाल यह है कि इसके खिलाफ एक मजबूत किला कैसे बनाया जाए। बस यही हमारा अगला टॉपिक है, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन एंड डिफेंस। इसके लिए एक बहुत ही काम की स्ट्रैटेजी है, जिसे कहते हैं वाइस। ये एक ऐसा एक्रोनिम है जो हमें बताता है कि आग के खतरों को जड़ से कैसे खत्म करें। वी से वेंटिलेशन, आई से इग्निशन सोर्सेस को हटाना, सी से कंटेनमेंट। आप समझ रहे हैं ना? ये एक तरह से प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। किसी भी बिल्डिंग की पहली डिफेंस लाइन उसकी अपनी बनावट होती है। इसे आग का सामना करने के लिए 3 पैमानों पर डिजाइन किया जाता है। इंटेग्रिटी, मतलब आग आर पार ना जा सके। इंसुलेशन, मतलब गर्मी ना फैले। और स्टेबिलिटी, मतलब ढांचा मजबूती से खड़ा रहे, गिरे नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि आग लग ही गई, तो क्या करेंगे? हमारे पास हथियार कौन कौन से हैं? ये टेबल देखिए, सब साफ हो जाएगा। हर तरह की आग के लिए एक खास तरह का बुझाने वाला मीडियम होता है। जैसे क्लास एफ, यानी किचन में तेल से लगी आग पर वेट केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये सपोनिफिकेशन नाम का एक केमिकल रिएक्शन करता है। आसान भाषा में कहें तो ये तेल को साबुन जैसी परत में बदल देता है, जिससे आग का दम घुट जाता है। कमाल है ना? टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर अपनी जगह हैं, पर असली चैलेंज तो लोगों को सेफ बाहर निकालने का है। तो अब हम बात करेंगे प्लानिंग के सबसे जरूरी पहलू की। इमरजेंसी में इंसान कैसे बर्ताव करता है, ये समझना और फिर उसके हिसाब से प्लान बनाना। बाहर निकलने का एक साफ और सुरक्षित रास्ता सही में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। इस फ्लोर प्लान का देखिए जरा, इसमें एक परफेक्ट एस्केप रूट के सारे एलिमेंट्स हैं। सेफ कॉरिडोर, इमरजेंसी लाइट्स और बिल्कुल साफ साफ साइन जो आपको सीधा एक सेफ असेंबली पॉइंट तक ले जाते हैं। देखिए, हर बिल्डिंग के लिए एक ही तरह का एवैक्यूएशन प्लान काम नहीं करता। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के हिसाब से बदलती है। कहीं पर सब एक साथ बाहर निकलते हैं, ऊंची इमारतों में फ्लोर बाय फ्लोर निकासी होती है, और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर तो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन होता है, मतलब लोगों को उसी फ्लोर पर एक ज्यादा सेफ एरिया में ले जाया जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है,
लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी में इंसान का दिमाग हमेशा लॉजिकली नहीं चलता। लोग अक्सर ये देखने के लिए रुक जाते हैं कि हुआ क्या है, या फिर अपना कीमती सामान लेने भाग जाते हैं। इसीलिए तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस और रेगुलर ड्रिल्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेफ्टी का मतलब है हर एक की सेफ्टी। पीप यानी पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान ये पक्का करता है कि जिन लोगों को भागने में थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए पहले से ही एक खास प्लान तैयार हो। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारा आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है लिविंग रिस्क असेसमेंट। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि सेफ्टी की एक लगातार चलने वाली मास्टर प्लान है। फायर रिस्क असेसमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब ये एक बार करके भूलने वाली चीज नहीं है। ये 5 स्टेप्स का एक पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। खतरों को पहचानो, देखो कि कौन रिस्क पर है, एक्शन लो, सब कुछ रिकॉर्ड करो और सबसे ज़रूरी टाइम टू टाइम इसे रिव्यू करते रहो। तो ये सारी थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम करती है, बस 3 शब्दों में समझिए: इंस्पेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्ट। मतलब आप सच्ची में वर्कप्लेस पर जाते हैं, खतरों को ढूंढते हैं, देखते हैं कि मौजूदा सेफ्टी के इंतजाम काफ़ी हैं या नहीं, और फिर सुधार के लिए एक ठोस रिपोर्ट बनाते हैं। जैसा कि ये इमेज हमें बता रही है, एक सेफ्टी आर्किटेक्ट का काम कभी खत्म नहीं होता। ये तो लगातार चौकन्ना रहने और सुधार करते रहने का प्रोसेस है, क्योंकि खतरे बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और हमारी सेफ्टी प्लानिंग को भी इनके साथ साथ बदलना ही पड़ता है। तो आखिर में बस एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है: सबसे सेफ बिल्डिंग वो नहीं होती जो बस मजबूत बना दी गई हो, बल्कि वो होती है जिसे लगातार अच्छी तरह मैनेज किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे सेफ्टी के ब्लूप्रिंट्स आज के खतरों के लिए अपडेटेड हैं?